This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I'm Dr. Rohit Kiran Fadnis. I am a consultant general surgeon. Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive to the details. After attending the Police Commemoration Day ceremony at the Dehradun Police Line, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed his respect for the police personnel who had sacrificed their lives for the country. He stated that tributes were being paid to them and that their families were being remembered. On this solemn occasion, acknowledging the ultimate sacrifice made by these brave individuals in service to the nation. पारिवारिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अपने पारिवारिक जनों की आहुति दी है, देश के लिए अर्पित किया है। और ये दिवस हम सबको ये स्मरण कराता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके साथ हैं, पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम तत्पर रहें, खड़े रहें। और साथ ही पुलिस के जो हमारे पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं, आवास बहुत दूर भी होते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है, ड्यूटी बहुत कठिन है। जब चारधाम यात्रा भी होती है, आपदा की स्थिति भी होती है, कांवड़ यात्रा होती है, अनेक हमारे जो विशिष्ट जन हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जैसे इस वर्ष हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, इन्वेस्टर समिट की, G20 के कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर हुए। आपदा की स्थिति में भी हमारी पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ा। ऐसे समय निश्चित रूप से उनके अच्छे आवास होने चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा करी है कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि पुलिस के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। पुलिस के जवानों को, जहां साइबर भी एक बड़ी चुनौती है, AI का जमाना है, इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो पुलिस को और दक्ष होना चाहिए। इसके लिए जहां राज्य के स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण वो बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो हमारे अन्य राज्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसें कर रहे हैं, उनका भी अनुभव का लाभ लेकर हमारी पुलिस भी उस दिशा में दक्ष हो। Haryana DGP O.P. Singh addressed the tragic deaths of IPS officer Y. Puran Kumar and ASI Sandeep, expressing deep sorrow over the loss of 2 long-serving colleagues. He emphasized the distinction between social media and reality, stating there is no problem in the real world. Whatever was happening on social media. Singh reaffirmed the police force resilience, saying, "Do we have the option to just sit back and be disheartened? No one morals was shattered." He criticized the fear spread by digital platforms, adding the more you watch, the more eyeballs they get, the more money America gets. His remarks highlighted the need to stay focused amid the online speculation. जैसे 2 अफसरों को हमारे प्रदेश ने खोया है, पुलिस बल का जो मनोबल कहीं ना कहीं उससे टूटा था, आपने पदभार संभाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है इस वक्त। आज के दिन में 2 दुनिया है, एक सोशल मीडिया पर, एक असली दुनिया। असली दुनिया में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर। मुझे इस बात का बहुत दुख है, हमारे 2 साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते, नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा KSI मारा गया। ये हम पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा। मनोबल कहाँ से टूटेगा? क्या आप हमारे भरोसे बैठे हैं? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल तोड़ के बैठ जाए? कोई मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, उनका एक व्यापार है, तो लोगों को डराते रहते हैं। जैसे कि आप देखते रहो, जितना आप देखते हो उतना अटेंशन मिलता है, उतना आईबॉल है,
तो उतने पैसे अमेरिका जाते हैं। ये जो मनोबल टूटने की बात है, ये हम सोचते हैं कि कहते हैं देशद्रोह जैसी बात कहने की होगी। कैसे पुलिस का मनोबल टूट सकता है? आप जाए सीरिया, आप जाए लीबिया, जाए काबुल, पुलिस का मनोबल टूटा वहां। Union Minister Chirag Paswan marked Diwali with a politically charged message from Patna, highlighting a unique convergence of the Festival of Lights, Chhath Mahaparv and the ongoing Bihar elections. He expressed confidence in the National Democratic Alliance (NDA), citing its growing strength and unity while describing the opposition Mahatgathbandhan as fragmented. Paswan reaffirmed support for Nitish Kumar's leadership and predicted a historic victory for the NDA. His Lok Janshakti Party Ram Vilas is contesting 29 seats as part of the alliance. He extended festive wishes to all citizens, envisioning a prosperous and developed Bihar. वहीं दूसरी तरफ छठ महापर्व का भी बेसब्री से हम सबको इंतजार है, और वहीं तीसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी में यकीनन ऐसे त्योहार कई बार थोड़ी सी बैक सीट ले लेते हैं, पर जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में चुनावी माहौल चल रहा है, ये हमारे विश्वास को और बढ़ाता जा रहा है कि एक तरफ तो एनडीए की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का बिखराव भी हम लोगों की दिवाली को और ज़्यादा रोशन कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ एनडीए के नेताओं के लिए तो यकीनन ये दिवाली काफ़ी शुभ संकेत लेकर आएगी, पर मेरी कामना ये है कि ये दिवाली पूरे देशवासियों के लिए, मेरे बिहार वासियों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, समृद्धि लेकर आए। जिस विकसित राज्य की हम लोगों ने कल्पना की थी, मैं मानता हूँ कि इतिहास में जब जब हम लोग विकसित बिहार का जिक्र करेंगे, उसमें ये आज की 2025 की इस दिवाली का जिक्र ज़रूर होगा। राजनीति में कुछ साल ऐसे होते हैं जो एक पड़ाव की तरह बन जाते हैं, एक माइलस्टोन बन जाते हैं। जैसे 77 का जिक्र हमेशा करते थे, जिस 77 के चुनाव से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी निकले, जो जेपी का आंदोलन हुआ, 2014 का जिक्र हमेशा रहेगा। उसी तरीके से मैं मानता हूं कि बिहार में 2025 के चुनाव का जिक्र भी ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जहां से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह बनकर आएगी, और सही मायनों में बिहार विकास की राह पर आगे चलेगा। और इसके लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है कि दिवाली से हम लोग चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। आज जब आखिरी दिन का नामांकन है, तो आज लक्ष्मी पूजा के साथ उस नामांकन का हम लोग समापन कर रहे हैं, और जब चुनाव अपने एकदम शीर्ष पर होगा, उस वक्त छठी मैया का हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। और 14 नवंबर जिस दिन परिणाम आएंगे, तो उस दिन एक बार फिर हम सब दिवाली मनाएंगे। पर आप सब के माध्यम से मैं मेरे तमाम बिहार वासियों को दिवाली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऊपर वाला करे कि जिस तरीके से ये रोशनी का त्यौहार हर किसी के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर। देखिए, आज एक लंबे समय के बाद एक ऐसी दिवाली जो यकीनन एक ऐसा संगम बना के आई है, जहाँ पे एक तरफ दिवाली का त्यौहार है, तो वहीं दूसरी तरफ छठ महापर्व का भी बेसब्री से हम सबको इंतज़ार है, और वहीं तीसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी में यकीनन ऐसे त्यौहार कई बार थोड़ी सी बैक सीट ले लेते हैं, पर जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में चुनावी माहौल चल रहा है, ये हमारे विश्वास को और बढ़ाता जा रहा है कि एक तरफ तो एनडीए की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का बिखराव भी हम लोगों की दिवाली को और ज़्यादा रोशन कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ एनडीए के नेताओं के लिए तो यकीनन ये दिवाली काफ़ी शुभ संकेत लेकर आएगी, पर मेरी कामना ये है कि ये दिवाली पूरे देशवासियों के लिए, मेरे बिहार वासियों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, समृद्धि लेकर आए। जिस विकसित राज्य की हम लोगों ने कल्पना की थी, मैं मानता हूँ कि इतिहास में जब जब हम लोग विकसित बिहार का जिक्र करेंगे,
उसमें ये आज की 2025 की इस दिवाली का जिक्र जरूर होगा। राजनीति में कुछ साल ऐसे होते हैं जो एक पड़ाव की तरह बन जाते हैं, एक माइलस्टोन बन जाते हैं। BJP spokesperson Shehzad Poonwala launched a scathing attack on the Congress government in Karnataka, alleging widespread corruption and involvement in multiple scams, referring to the recent revelations by Karnataka Chief Minister Siddaramaia's economic advisor Basavaraj Rai Reddy. Poonwala said Congress means corruption and the Congress government in Karnataka is a government full of scams. Now they are involved in a sand scam. Rai Reddy had earlier claimed that state officials were backing a powerful sand mafia, resulting in illegal mining and a revenue loss of Rs 400 crore. Poonwala emphasized that the Congress leadership is fully corrupt, citing Rai Reddy's own statements as evidence of internal acknowledgement of malpractice. उसकी कर्नाटका की सरकार लूट और झूठ की सरकार है। हाउसिंग स्कैम, माइनिंग स्कैम, लैंड अलॉटमेंट स्कैम, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर स्कैम और अब सामने आया है सैंड माफिया स्कैम। जी हां, और कांग्रेस के ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री के एडवाइजर बसवराज राय रेड्डी ने बताया है कि कैसे सैंड माफिया खुले तरीके से ऑपरेट कर रहा है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से लूट मची हुई है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, इनका प्रथम परिवार भी भ्रष्टाचार का है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कर्नाटका में देखें तो सिद्धरामैया जी, ये लूटते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठे गारंटीज देते हैं और फिर जनता को केवल लूटने का काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस मतलब करप्शन, ये ऑफ करप्शन। AIADMK leader R.B. Uday Kumar has sharply criticized the DMK government for missing a major investment opportunity, claiming that Tamil Nadu failed to attract Google's AI infrastructure hub, despite Sundar Pichai being a Tamil native. Speaking in Chennai, Uday Kumar said the DMK government did not even attempt to invite Google. The project went to Andhra Pradesh instead. Google recently signed a $15 billion MOU with Andhra Pradesh to establish a world-class AI data center in Visakhapatnam, marking its largest investment outside the United States. The move has sparked political backlash in Tamil Nadu and Karnataka, with opposition parties accusing their respective governments of negligence in securing the deal. டிஆர்பி ராஜா தொழில்துறை அமைச்சர் என்றைக்கு ஆனாரோ அன்றிலிருந்து இப்படிதான், அங்கிருந்து அது வந்தது, இங்கிருந்து இது வந்தது என்று சொல்வார். ஆனால் எங்கிருந்தும் எதுவும் இதுவரை வரவில்லை. இன்றைக்கு சமூக வலைதளத்திலே மட்டும் அவர் தன்னுடைய சாதனையை கனஜோராக கம்பு சுற்றி கொண்டிருக்கிறார், வாயிலே வடை சுட்டுக் கொண்டிருப்பார். சரி, எந்த நாட்டிலிருந்து எந்த நிறுவனம் எவ்வளவு முதலீடு செய்திருக்கிறது, எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்று எதிர்க்கட்சியாக பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவர் புரட்சி தமிழர் வருங்கால முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் கேட்டால், வெள்ளை அறிக்கை கேட்டால் வெள்ளை தாளை எடுத்து காமிக்கிறார். அது புத்திசாலி தான் அன்பு சகோதரர் டிஆர்பி ராஜா அவர்கள். ஆகவே வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட சொன்னார்களே, அவர்கள் மீது தனி நபர் தாக்குதலை தொடர்ந்து வைப்பதுதான் அமைச்சருடைய சமீபத்திய பிரதான கடமையாக அவர் வைத்திருக்கிறார். ஒன்றை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கெட்டிக்காரன் புழுகு 8 நாளைக்கு, ஆனால் திமுக அரசின் புழுகு அரை நாளிலே பாக்சான் நிறுவனம் இங்கே புட்டு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது. சட்டமன்றத்தில் மாண்புமிகு நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் தங்கமணி அவர்கள் கூடுதல் செலவினங்களுக்கான துணை மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் பங்கெடுத்து அவர்கள் இந்த முதலீடு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்கிற போது, அவர் பாக்சானிலே வேறு நிறுவனம் இருக்கிறது, முதலீடு செய்வது அதே பாக்சான் அமைப்பில் உள்ள வேறு ஒரு நிறுவனம், புதிய முதலீடு இல்லை என்றுதான் பாக்சான் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கிறதே தவிர முதலீடே இல்லை என்று சொல்லவில்லை, நமக்கு முதலீடு உறுதி என்று கீழே விழுந்தாலும் மீசையிலே மண் ஒட்டவில்லை என்பதை போல முழு பூசணிக்காயை சோற்றிலே மறைத்து கதை கட்டி அவிழ்த்து விட்டுகிறார் இந்த அமைச்சர். இன்னும் எந்தெந்த விவகாரத்திலெல்லாம் இப்படி அம்பலப்பட்டு நிற்கப் போகிறார்களோ என்பதுதான் நமக்கு போக போக இன்னும் வெளியே வரும். இதில் இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பம், இந்த வளர்ந்து வருகிற இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் இன்றைக்கு சுமார் 87,000 கோடி ரூபாயில்
புதிய ஏஐ தொழில்நுட்ப மையத்தை ஆந்திராவில் அமைத்திருக்கிறது கூகுள் நிறுவனம். இந்த கூகுள் நிறுவனத்துடைய சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை நம்முடைய மதுரையினுடைய மண்ணின் மைந்தர். இன்றைக்கு உலகளாவிய புகழிலே தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறார். அவரை அணுகி முறைப்படி நாம் அழைப்பு கொடுத்திருந்தால் இந்த 87,000 கோடி ரூபாய் இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காமல் இந்த Karnataka Chief Minister Siddaramaiah attended the Police Commemoration Day 2025 event held at the Bangalore City Police Headquarters. In a solemn ceremony, he paid heartfelt tribute to police officers who sacrificed their lives in the line of duty. The CM honored their courage and dedication, acknowledging the vital role the police force plays in maintaining law and order. The event served as a reminder of the selfless service and bravery of those who protect the public, often at a great personal risk. काली मारी समर्पण हारिसे काली मारी Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, speaking from Jodhpur, Rajasthan, conveyed warm Diwali wishes to the public. I would like to extend my heartfelt greetings to all viewers and listeners on the occasion of Diwali. He said, highlighting the spiritual and cultural significance of the festival. He described Diwali as a festival of light, a festival of new hope, a festival of renewed enthusiasm, and a festival that brings new life. Shekhawat emphasized that Diwali is not just a celebration of joy, but also a moment for reflection and spiritual connection. It is a celebration that provides us with numerous opportunities to draw closer to God. He added, encouraging people to embrace the values of unity, positivity, and devotion. सभी दर्शकों को, आपके सभी श्रोताओं को मैं इस दीपोत्सव की हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली नई आशा का पर्व है, नए उत्साह का पर्व है, नवजीवन का संचार करने वाला पर्व है। दीपावली ऐसा पर्व है जिसमें हमें ईश्वर के करीब जाने के लिए संकल्पबद्ध होने के अनेक अवसर मिलते हैं। इस दीपावली से हम सब के जीवन में एक नए मार्ग की शुरुआत हो,
यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, संपन्नता और खुशहाली हर एक के घर में आए। माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो और माँ भगवान श्री गणेश सबको के घर में मंगल के कार्य करें का मंगलकारी हो, ऐसी सबको शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को, आपके सभी श्रोताओं को मैं इस दीपोत्सव की हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली नई आशा का पर्व है, नए उत्साह का पर्व है, नवजीवन का संचार करने वाला पर्व है। दीपावली ऐसा पर्व है जिसमें हमें ईश्वर के करीब जाने के लिए संकल्पबद्ध होने के अनेक अवसर मिलते हैं। इस दीपावली से हम सब के जीवन में एक नए मार्ग की शुरुआत हो। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, संपन्नता और खुशहाली हर एक के घर में। Thoothukudi in Tamil Nadu is grappling with severe waterlogging following 4 consecutive days of relentless rainfall. The downpour has inundated roads, low-lying residential areas and disrupted daily life across the city and its suburbs. Commuters face significant challenges navigating flooded streets, while local authorities have been working to clear clogged drains and restore normalcy. The India Meteorological Department has forecast continued rainfall in the region, prompting officials to remain on high alert. In Amritsar, Punjab, AVP MLA Kuldeep Singh Dhaliwal marked Diwali with a heartfelt prayer at the feet of Guru Ramdas. Seeking blessings for families impacted by recent floods, I prayed at the feet of Guru Ramdas that by next Diwali, all flood-affected families regain happiness and can celebrate the festival with joy, he said. His message resonated with compassion and hope, emphasizing the need for collective support and resilience. Dhaliwal's gesture highlighted the emotional toll of natural disasters and the importance of spiritual solace and community solidarity during festive times. इस वेले दरबार साहब सचखंड विखे मत्था टेक के आए हैं। अज दिवाली है, अज बंदी छोड़ दिवस है, कल विश्वकर्मा डे है। पहला तो सारे संसार नूं बंदी छोड़ दिवस दियां जिथे जिथे भी दुनिया भर में सिख वसदे सब नूं बहुत बहुत बधाइयां। एक अरदास कीती है कि मेरा पंजाब रंगला पंजाब बने, पंजाब तरक्की करे, शांति रवे। और मैं दूजी अरदास करके आया हर पीड़ितां वास्ते कि हर पीड़ित जिन्हां दी ऐरका दिवाली जिहड़ी आ वो चंगी नहीं रही, उन्हां दा विचारियां दा हड़ां ने बहुत बुरी तरह नुकसान किया, जाड़ा किया।
ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। In Badi Katwa district of Jammu and Kashmir, Indian Army jawans marked Diwali with heartfelt celebrations despite being far from home. The soldiers light diyas, burst sparklers and danced together, bringing festive cheer to their remote deployment zone. The celebration reflected resilience, camaraderie and devotion to duty as they honored the festival of lights while safeguarding the nationals border. The glowing diyas symbolized hope and unity, reminding citizens of the sacrifices made by the armed forces. Videos and images of this celebration have touched hearts nationwide, showcasing the spirit of Diwali even in the most challenging terrains. We deplore the attempt by Pakistan to politicize this forum and to bring in unwarranted references to issues which do not fall within the purview of this assembly. Quite habitually, Pakistan attempts to indulge in propaganda and makes baseless allegations against India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and shall always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override the fact that accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal matters. In fact, it is Pakistan which is an illegal and forcible occupation of India's territories that it should vacate. The Jubilee Hills by-election in Hyderabad has turned intense as the nomination deadline concludes today. So far, a total of 127 nominations have reportedly been filed on the final day. Candidates from major political parties are expected to submit an additional set of nomination papers. BJP candidate Lanka Deepak Reddy is scheduled to file his nomination today, with the senior party leaders expected to accompany him. During the process, election officials will scrutinize all nominations on October 22. The last date for withdrawal of nominations is October 24. Polling will be held on November 11 and counting of votes is scheduled for November 14, according to election authorities. That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.